गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 45 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 45 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इस सभी टेस्ट सीरीज़ का PDF प्राप्त कर सकते हो और फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो चल रही है हमारी टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग में उपविजेता कौन रहा? यानी रनर अप। एक होता है विजेता, एक हो जाता है उपविजेता। तो जितने भी ये ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, US और विंबलडन, इन सब का पुरुष एकल में विजेता कौन है और उपविजेता कौन है, महिला एकल में विजेता कौन है, उपविजेता कौन है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल का तो पता ही होना चाहिए, डबल से तो ना के बराबर पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल में उपविजेता जो है वो है डेनियल कॉलिंस, ठीक है। और विजेता अगर पूछे तो एस्ले वार्टी, ठीक। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वर्ष में होने वाले टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में पहला ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। अन्य कौन कौन से हैं? फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन यानी US ओपन। देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जनवरी महीने के अंतिम पखवाड़े के बीच में आयोजित होता है और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एस्ले वार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर यह पुरस्कार जीता है। यानी उपविजेता कौन है यहाँ पर? डेनियल कॉलिंस। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डेनियल कॉलिंस। ये नंबर है 9560112583। इस पर कॉल करके आप टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट आरओ के और यूपीपीसीएस के और साथ में PDF। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों का मिलन बिंदु है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात? बताइए, किस स्टेट में है मीटिंग पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का और इंडियन स्टैंडर्ड लाइन का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन का? इसका आंसर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। तो छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और भारतीय मानक समय यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है और ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती हैं दोनों। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मीठी क्रांति का संबंध है मधुमक्खी पालन से। तो मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया, ठीक है। मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है इनमें से? अकॉर्डिंग टू द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, द स्टेट विथ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इज MP, ठीक है, मध्य प्रदेश है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। और इसके बाद अगर है तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 11% है। गलत कथन की पहचान करनी है। नीति आयोग वर्ष 2018 से वार्षिक SDG इंडिया इंडेक्स प्रकाशित कर रहा है। अलग से ही प्रश्न पूछा जाता है कि SDG इंडिया इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो नीति आयोग करता है। और इस इंडेक्स के 30वें संस्करण में लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन किया गया है। इस इंडेक्स के 30वें संस्करण में भारत का समग्र स्कोर 66 हो गया है और इस इंडेक्स में स्कोर 0 से 10 के मध्य होते हैं। देखिए, SDG इंडिया इंडेक्स में जो स्कोर होता है वो 0 से 10 नहीं बल्कि 0 to 100 के बीच होता है। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पर। तो नीति आयोग वर्ष 2018 से वार्षिक SDG इंडिया इंडेक्स प्रकाशित कर रहा है। इस इंडेक्स के 30वें संस्करण में लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन किया गया है और इस इंडेक्स के 30वें संस्करण में भारत का समग्र स्कोर है 66 और इस इंडेक्स में स्कोर 0 to 100 के मध्य होते हैं,
ठीक है, सी और डी में से तो एक ही करेक्ट होता। ठीक है, 66 हो गया है, और वहाँ लिखा था डी वाले स्टेटमेंट में 0 से 10 के बीच में होता है, जबकि 66 तो कितना ऊपर है उससे, तो डी वाला गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस अभियान को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या? खुले में शौच को खत्म करना। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2014 से 2019 के दौरान बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, घरेलू स्वामित्व और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण किया गया और उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किए गए। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के सामने आंध्र प्रदेश लिखा है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। सही सुमेलन की पहचान कीजिए। तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य या तेली नीलापुरम इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में करेक्ट है ये। और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य इतनी बार बताया गुजरात में है, और बखीरा ये है उत्तर प्रदेश में। तो दोनों के दोनों सुमेलित नहीं है यहाँ पर ये। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 में जो है इनको नए 2 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था, इसलिए न्यूज़ में रहते हैं ये। तो फिलहाल जहाँ जहाँ 2 है 3 है उसको हटा दीजिए, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है, और हाल ही में इस पक्षी अभयारण्य में प्रवासी स्पॉट बिल्ड पेलिकन की सामूहिक मृत्यु हो गई थी, इसलिए न्यूज़ में रहा था ये। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी। वो कौन से थे? गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इन दोनों के बाद से संख्या जो है 49 हो गई थी, लेकिन भारत में अब तक ऐसे 49 स्थल थे, मतलब अब तक जब ये मिलाए गए थे। इसके बाद जो है जुलाई 2022 में 5 नए रामसर स्थल शामिल किए गए, जिनमें 3 तमिलनाडु के, 1 मिजोरम, 1 मध्य प्रदेश। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 49 और 5 को मिलाकर 54 हो गई। ठीक है, ये 5 कौन कौन से थे? पल्ली करनई मास रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु का, और करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु का, पालाद्र भूमि मिजोरम और साख्य सागर मध्य प्रदेश। तो इन 5 के आने के बाद संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई। लेकिन अभी हाल ही में अगस्त 2022 में भारत के 10 स्थानों को रामसर स्थलों का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 64 हो गई है, 64 हो गई है। तो ये संख्या आपको याद रखनी है। 49 के बाद 5 आए, 54 हो गए, 54 के बाद 10 आए, 64 हो गए। और ये जो 10 नए रामसर स्थल हैं, इसमें 6 तमिलनाडु के हैं, 1 गोवा का, 1 कर्नाटक का, 1 मध्य प्रदेश का और 1 है उड़ीसा का। अब ये कौन कौन से हैं? तमिलनाडु के वो 6, एक है मन्नार की खाड़ी और कोंथमकुलम पक्षी अभयारण्य और बेम्बनूर वेटलैंड और वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य है, और है उदयमर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य और बेलोड पक्षी अभयारण्य। ये 6 हैं किसके? तमिलनाडु के। एक उड़ीसा का कौन सा है? सतकोसिया रामसर। और कर्नाटक का कौन सा है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। गोवा का कौन सा है? नंदा झील। और मध्य प्रदेश का है सिरपुर आर्द्रभूमि। इनको याद रखिएगा, PDF मिलेगा पेड ग्रुप में, उससे पढ़ लीजिएगा प्रिंट निकाल कर। अगले प्रश्न पर आ जाइए। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी दोनों एक ही हैं? मोनाल, नीलकंठ, सारस या गोरैया? उत्तराखंड का मोनाल और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल एक ही है। तो हिमालयन मोनाल बोलते हैं इसको। हिमालयन मोनाल, जिसे नेपाल और उत्तराखंड में डाफे के नाम से जाना जाता है, यह पक्षी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
उत्तराखंड है ये। तो उत्तराखंड सरकार ने भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी IIT रुड़की के माध्यम से उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को तैयार किया है। और इस तरह का एप्लीकेशन शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। और इसके माध्यम से रिक्टर पैमाने पर 5.5 परिणाम से अधिक भूकंप आने पर संभावित इलाकों में लोगों को सतर्क यानी अलर्ट किया जाएगा। और आपको याद होगी भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने यानी स्केल पर मापा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। 10वां प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है ये, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था 27 अक्टूबर 1986 को नौवहन और नौ संचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनिमय करने के लिए। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? गुवाहाटी में, कोच्चि में, पटना में और कोलकाता में। ठीक है, इसके उप कार्यालय भी हैं प्रयागराज में, वाराणसी में, फरक्का में, साहिबगंज में, हल्दिया में, रूपगंज में, हेमनगर में, डिब्रूगढ़ में, धुबरी में, सिलचर में, कोल्लम में, भुवनेश्वर में और कहाँ कहाँ पर है? विजयवाड़ा में। तो उप कार्यालय तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय पूछता है, याद रखिएगा। 4 जगह क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? इंपॉर्टेंट दिवस है ये, पूछते हैं इसको एग्जाम में। 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? शिक्षा तथा जागरूकता द्वारा लोगों के जीवन की रक्षा के लिए काम करना। 12वां प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में निम्नलिखित में से किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद, यवन, कुषाण शासक या गुप्त शासक? गुप्त शासकों का। देखिए, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। ठीक है, गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, याद रखेगा। और विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राजचिन्ह था। नैनार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शैव, आजीवक, वैष्णव या जैन? शैव। देखिए, पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले विष्णु भक्त कहलाए नैनार। पढ़ा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। नंबर 14 पर आ जाइए, पुरी में रथ मंदिर, पुरी में रथ यात्रा जो है निम्नलिखित में से किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। देखिए, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा में पुरी में जो है जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। कई बार हमने कराया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, भारत के प्राचीनतम सिक्के कहलाए? चंद्र सिक्के, गोपुरम सिक्के, आहत सिक्के, चाहत सिक्के? चाहत सिक्के, आहत सिक्के। पंचमार्क सिक्के कहलाए, यानी ये थे आहत सिक्के, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आए, जिसका समय 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृति बनी थी। और ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के तथा कुछ तांबे के बने थे। ये सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। उज्जैन का प्राचीन नाम प्राचीन काल में क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? क्या था? अवंतिका था। तो मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को जो है भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। ठीक है, उज्जैन का अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 3 यहाँ करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है, उसी को ढूंढना है। अंग की राजधानी चंपा, कौशल की अहिच्छत्र, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। ये 16 महाजनपद हैं इधर, 16 महाजनपदों में से एक। अंग की चंपा राजधानी थी, वत्स की कौशल थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कौशल की अहिच्छत्र नहीं थी, वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, कौशाम्बी। और मत्स्य की विराटनगर। कौशल की अहिच्छत्र नहीं थी,
ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और एक था दक्षिणी पांचाल, उसकी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। इनको याद रखिएगा, या पूछते हैं राजधानियां महाजनपदों की। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। गेहूं की करता था, चावल की करता था, जौ की करता था, कपास की करता था। ठीक है। मक्का की नहीं करता था। तो कृषि भारतीयों की आजीविका का मुख्य आधार थी। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें जो हैं बोई जाती थी। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास और चना आदि की खेती करते थे, लेकिन मक्का की खेती नहीं करते थे, इसलिए डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने? पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था। ठीक है। कौन था वो? तुर्कों ने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो यानी चौगान बोलते थे इसको, उसका शौकीन था और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। ये घोड़े से गिरकर मर गया और एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया मुगल। 20वां प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, कौन था वो? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा और इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था, फिरोज शाह तुगलक। तो 20 प्रश्न है ये। ठीक है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन टेस्ट की PDF आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। UPPSC RO के लिए 399 है और UPPSC PCS के लिए 499 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।